नमस्कार, वेलकम टू आजकल दिल्ली। ये एक 3 एपिसोड का मिनी सीरीज़ रहेगा जो हम दिल्ली के इतिहास के बारे में शूट करेंगे, दिल्ली के 3 हिस्टोरिकल एराज़ के बारे में शूट करेंगे। तो पहला एपिसोड रहेगा दिल्ली सल्तनत के बारे में, दूसरा रहेगा मुग़ल एरा के बारे में और तीसरा ल्यूटेंस दिल्ली के बारे में जो स्वातंत्र काल के बाद की दिल्ली जो है उसके बारे में। आज हम शूट करने आए हैं यहाँ का पहला एपिसोड और इसमें हम थोड़ा आर्किटेक्चर की बात करेंगे और दिल्ली सल्तनत की जो बिल्डिंग्स है वो आज किस प्रकार से सर्वाइव कर रही है इसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की जब बात होती है तो व्हाट बेटर प्लेस टू स्टार्ट द एपिसोड दैन द बिगेस्ट सिंबल ऑफ दिल्ली सल्तनत जो कि है कुतुब मीनार। चलिए मेरे साथ थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे कुतुब मीनार को और देखेंगे इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री। दिल्ली जाहिर है इससे बहुत पहले की आबादी है क्योंकि वो लिखता है कि ये पालम दिल्ली में है। सो दिल्ली इज़ अ टेरिटरी जो अब उसकी एग्जैक्ट हिस्टोरिसिटी कहना बड़ा मुश्किल है। अब कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कोई राजा था देहलू जिसके नाम पे दिल्ली बनी थी, लेकिन कोई राजा देहलू की कोई हिस्टोरिकल रेफरेंस हमको कहीं कुछ मिलता नहीं है। तो अभी हम कुतुब मीनार के कुतुब कॉम्प्लेक्स में हैं। यहाँ पे 4 फेमस मॉन्यूमेंट्स हैं। एक है अलाई मीनार, दूसरी है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, तीसरा है इल्तुतमिश की कब्र। इल्तुतमिश भी दिल्ली सल्तनत का एक बड़ा राजा था और चौथा जो कि सबसे फेमस है कुतुब मीनार। तो चलिए ये चारों चीज़ें देखते हैं और जानते हैं कि कैसा अभी आर्किटेक्चर कैसा सर्वाइव कर रहा है। तो हिस्ट्री में आप किस नज़रिए से देखते हैं ख़ास तौर से आर्किटेक्चर को, वो ये तय करता है कि आप कैसा इतिहास लिखना चाहते हैं। आप लोगों के मिल के साथ रहने के विकास करने के इतिहास को लिखना चाहते हैं या आप एक दूसरों के गले पे आरियां चलाने वाले इतिहास को लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुब मीनार की थोड़ी सी बेसिक हिस्ट्री के बारे में। कुतुब मीनार दरअसल दिल्ली के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी पहली नींव रखी थी। क्योंकि वो पहला राजा था उसको एक बड़ा सिंबॉलिक एक मॉन्यूमेंट बांधनी थी, इसलिए इसने इसका चुनाव किया। लेकिन इसका पूरा काम किया 1220 में उसके सन इन लॉ, उसके दामाद ने, इल्तुतमिश ने, जिसकी कब्र यहाँ पे भी है। तो 1220 में उसका पूरा काम हो चुका था। उसके बाद कुछ सालों बाद यहाँ पे बिजली गिरने की वजह से ऊपर का हिस्सा है कुतुब मीनार का वो तहस नहस हो गया था, जिसको कंप्लीट किया फिरोज शाह तुगलक ने 1369 में। तो 1369 के बाद ये जो मॉन्यूमेंट है बिल्कुल आज जैसे फॉर्म में है उसी फॉर्म में 1369 के बाद ऐसे ही रही है। थोड़ा सा ये भी बताया जाए कि कुतुब मीनार आज क्यों फेमस है। आज लोग कुतुब मीनार को ऐसे देखते हैं कि वो भारत में मुस्लिम रूल की पहली निशानी जो है कुतुब मीनार मानी जाती है, क्योंकि 12th सेंचुरी में पृथ्वीराज चौहान को हरा के मोहम्मद गोरी यहाँ का पहला राजा बना था। उसके बाद पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको शासन चलाया था। तो इस मॉन्यूमेंट को एज अ प्रतीक माना जाता है इस्लामिक रूल का, पहले इस्लामिक रूल का इंडिया में। और दूसरी बात यह है कि ये जो पूरा आर्किटेक्चर बना है ये अफ़गानिस्तान से लाए हुए रेड सैंडस्टोन से बना है। और ये जो सैंडस्टोन होता वो इतना प्योर था कि आज भी हमारे इतने ट्रॉपिकल कंडीशंस में, इतनी धूप है, इतनी बारिश है, इस सब में भी सर्वाइव करके आज भी अगर आप इसको पास से भी देखोगे तो एकदम जैसे शायद कुछ सालों पहले था, हज़ारों सालों पहले था, वैसा ही आज है। आप पूरा सल्तनत पीरियड देख लीजिए और सल्तनत पीरियड से पहले हमारे पास सूरज कुंड है। ये सारी बिल्डिंगें दिल्ली में जो पत्थर मिलता था उसकी बनी हुई है। कुतुब मीनार और अलाई दरवाज़ा ये दोनों के दोनों क्योंकि उससे बने हुए हैं सैंडस्टोन और मार्बल से। उसके अलावा आप सारी बिल्डिंगें देख लीजिए, वो सब की सब दिल्ली का जो अरावली का पत्थर है
दिल्ली क्वार्ट्स उसकी बनी हुई है। तो दिल्ली क्वार्ट्स की एक खासियत है, वो बहुत हार्ड है और बहुत ब्रिटल है और उसके ग्रेन्स बहुत बड़े बड़े हैं, इसलिए आप उस पर कार्विंग नहीं कर सकते। आप उस पर छेनी लगा के तोड़ मारिए, वो उसके टुकड़े उड़ जाते हैं, उसके शार्ड्स हो जाते हैं, तो इसलिए उस पर कार्विंग नहीं हो सकती। जब तक इस मटेरियल से कंस्ट्रक्शन हो रहा है आपको कार्विंग नहीं मिलेगी। तो आप बिल्डिंग को देख के ये बता सकते हैं किस वक्त का बना हुआ है। टर्कों के हिंदुस्तान आने से पहले, ममलूक सल्तनत के बनने से पहले जो हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन का तरीका था, वो प्राइमरीली बड़े बड़े पत्थरों को, बड़ी बड़ी शिलाओं को बहुत एक्यूरेटली काटते थे और एक दूसरे में फिट करते थे। और वो फिट ऐसे की जाती थी कि जो नीचे का पत्थर होता था उसमें 2 गड्ढे होंगे, ऊपर वाले पत्थर में 2 प्रोजेक्शन होंगे, और वो ऐसे फिक्स हो जाते थे जैसे लेगो टॉयज के ब्लॉक्स फिट होते हैं। इसी तरीके से पिरामिड्स बने हैं, इसी तरीके से अंकोर वाट बना है, इसी तरीके से मैचू पिचू में जो इनका किंग्स थे उनके मसोलियम्स थे। सारी जितनी पुरानी सिविलाइजेशंस थी वो ऐसे कंस्ट्रक्ट करती थी, प्लास्टर का इस्तेमाल नहीं करती थी। तो आप इन बिल्डिंगों को देखें और किस तरीके से बनी हुई हैं, और आप वेरी इजीली, बड़ी आसानी से आप ये बता सकते हैं कि क्योंकि इसमें प्लास्टर नहीं है और पत्थर से पत्थर उड़ा हुआ है, तो ये सल्तनत पीरियड या उसके पहले की है। सल्तनत पीरियड में पहली बार प्लास्टर हिंदुस्तान आता है। ईंटों का चूरा और चूना। थोड़ी भी हिस्ट्री आपको पता है कुतुब मीनार की, अगर पता हो तो? नहीं. You know why is this famous for? No. I just know it was struck by lightning and like 2 floors got. Yeah. It happened. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांटेड टू इन कॉलेज लाइफ यूजुअली आपको सिटी भी एक्सप्लोर करनी होती है. इट्स ऑलरेडी माय 3rd year and I haven't gone to any monumental site. I was like, let's start with some place. And Qutub Minar was technically the nearest monument, and also you'd heard about it har kisi se. So we'd come here to just check it out and everything. And also if you're going to explore the city, you've got to explore the culture and the everything about it. Also like pictures, you get like really pretty pictures here. And yeah, so I think everybody from college comes here for pictures and stuff like that. So I don't know. जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनी 1880s में, लॉर्ड कर्जन के वक्त में, उससे थोड़ा पहले ये थोड़ी एक्टिवेट हुई, तो उन्होंने हमारी हेरिटेज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नेशनल इम्पोर्टेंस की, प्रोविंशियल इम्पोर्टेंस की, लोकल इम्पोर्टेंस की। उनके यहाँ ऐसा नहीं है, इंग्लैंड में ऐसा नहीं है। वहाँ एक छोटा सा 4 ईंटें सड़क के बीच में प्रिजर्व की हुई हैं, रोमन रोइन है, वो चारों तरफ से उसे सील करके प्रोटेक्ट किया हुआ है। हमारे यहाँ उन्होंने, क्योंकि जिस पे वो खर्च करना चाहते थे उसको उन्होंने नेशनल इम्पोर्टेंस कर दिया। इस लॉजिक को हम आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो कुतुब कॉम्प्लेक्स से हम बाहर निकल आए हैं, और जैसे हमारा आजकल दिल्ली का जो हमारा एपिसोड है पुराना और नया को एक साथ करने का हम थोड़ा सोच रहे हैं, तो इसलिए हम बिल्कुल कुतुब मीनार से बाहर निकलने के बाद जब आते हैं तो ये एरिया पड़ता है। ये मेहरौली का एक एलिट एरिया कहा जा सकता है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ब्रांड के शोरूम्स हैं, बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के शोरूम्स हैं। तो एक कैपिटलिज्म का टच, मॉडर्नाइजेशन का टच दिल्ली को भी बहुत सालों से ही आ रहा है। तो यहाँ पे इतना है, लेकिन एक और मेहरौली का हिस्सा है जो कि दिल्ली सल्तनत का ही हिस्सा था। मेरे दिल मेरे मुसाफिर, मेरे मुसाफिर, हुआ फिर से हुक्म सादिर कि वतन बदर हो हम तुम। दे गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का, कि सुराख कोई पाए किसी यार नामा बर का। हर एक अजनबी से पूछें जो पता था अपने घर का। इस तरह के चेंजेस जो ग्राउंड के लेवल पे हो रहे थे, या निज़ामुद्दीन के दरगाह के ऊपर दरवाजे खुले हुए थे, कोई भी आके बैठ जाए। और सिर्फ निज़ामुद्दीन के दरगाह पे नहीं,
ये कबीर के यहाँ भी यही हो रहा था, रैदास के यहाँ भी ये हो रहा था। कोई भी आके बैठ जाए और उस संगत में हिस्सा ले, बातचीत करे। निज़ामुद्दीन ने सिलसिला शुरू किया कि जो भी आएगा वो खाना खा के जाएगा, और वहाँ रोटी और चने की दाल मिलती थी, और कोई किसी से नहीं पूछता था कि तेरी जात क्या है। हिंदुस्तान में इससे पहले नहीं हुआ था। जो पता था अपने घर में। मैं सज्जादा नशीन हूँ, हेड प्रीस्ट दरगाह ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह का। और ख्वाजा साहब जो हैं वो सक्सेसर हैं, कैलिफ हैं हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह का। ये दरगाह कितने साल में, कौन से साल में बनी थी? इसको हो गए तकरीबन 815 साल। 815 साल, मतलब 12वीं। ये सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के हैं। वो आपके मुरीद भी थे और खलीफा भी थे। बख्तियार काकी की दरगाह में हर रोज़ एक प्रेयर होती है जिसमें हर कोई शरीक हो सकता है। इस प्रेयर की ख़ास बात यह है कि इसको कहते समय लोग बिल्कुल हिंदुस्तानी रीत के मुताबिक अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। ये जेस्चर हिंदुस्तान की गंगा जमनी तहजीब का और हिंदू मुस्लिम प्रथाओं के मिलन का एक बेहतरीन उदाहरण है। उस वक्त छुआछात बहुत ज़्यादा थी। उन्होंने गिरे हुए लोगों को अपने सीने से लगाया है, उनके दुखों का मदावा किया है, उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। उससे मुतासिर हो के वो लोग मुसलमान हैं। यहाँ इंकॉचमेंट ज़्यादा है। शरणार्थी आए पाकिस्तान से, उन्होंने कब्ज़े कर लिए। कुछ मुसलमान हैं, उन्होंने 47 में यहाँ राइट हुआ था। बहुत ज़बरदस्त फाइट हुआ था और इस दरगाह को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। यहाँ के जो आपके एंटिक चीज़ें थी वो सब लूट के ले गए। मज़ार को भी शहीद कर दिया था। ये जालियाँ भी टूटी हुई हैं। तो मेरे परदादा ने आपके नेहरू को, गांधी को ख़त लिखा था कि हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत चाहते हो तो वहाँ जाके रिपेयर कराओ और उर्स कराओ। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ और ख्वाजा साहब साथ में तशरीफ़ लाए थे यहाँ पर राय पिथौरा के ज़माने में, अजमेर शरीफ में। बस वहाँ से हज़रत ख्वाजा साहब को दिल्ली मुंतकिल किया कि यहाँ तुम शांति, अमन फैलाओ, भाईचारा, लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको दूर करो। ये बुजुर्गान दीन ने तबलीग नहीं करी है। ये नहीं कहा कि आपका धर्म बुरा है, हमारे इस धर्म में आओ, ऐसा कुछ नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जो कुछ कहा गया उसमें एक चीज़ जिस पर बहुत कम जोर दिया गया है वो ये है कि वो अकेला बादशाह है जिसने मंगोलों को हराया, और 1-2 बार नहीं 6 बार। दुनिया में कहीं भी मंगोलों के सामने कोई टिका नहीं। अलाउद्दीन खिलजी ने हराया उसको। फाइनली अपने आखिरी, इस एपिसोड के आखिरी हिस्से में आ चुके हैं, जो कि सबसे इंटरेस्टिंग, आई गेस सबसे इंटरेस्टिंग है, बिकॉज ये सबसे इंटरेस्टिंग एरिया है। यहाँ पे हौस खास विलेज में हम आ चुके हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ये जगह बांधी थी। ही इज़ द मेकर ऑफ दिस प्लेस, हौस खास, जिसे नाम भी उसी ने दिया था। सो बेसिकली हौस और ख़ास ये 2 अलग अलग वर्ड्स हैं। हौस का मीनिंग होता है वाटर टैंक्स और ख़ास मतलब स्पेशल। तो इस एरिया का नाम इसीलिए हौस खास पड़ा क्योंकि यहाँ पे स्पेशल टैंक्स है, वाटर टैंक्स है, रिजर्वायर्स है, जो अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आर्मी के लिए बांधी थी। आर्मी उसकी थी, वो यहाँ पे सिरी फोर्ट में रहती थी। तो आज भी अगर आप जाएँ वहाँ पे तो वहाँ की जो ग्रास है वो बहुत ठंडी ठंडी है, क्योंकि वहाँ के नीचे, ज़मीन के नीचे आज भी अलाउद्दीन खिलजी ने बांधे हुए बड़े टैंक्स अभी भी मौजूद हैं। सो या दैट्स अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हौस खास।
I own a record shop. It's a vinyl record shop. We sell LP, 45 singles of all kind of music, from Bollywood to hip hop to reggae to electronic. I'm half Italian, half Indian. My father was from Punjab, and he was a hockey player for the Indian national team. And so when he came to play in Italy, where he met my mother, and then after I keep coming in India from when I was a child, every summer, 2-3 months, and then like 5 years ago, I thought to come and stay, live here longer, to kind of rediscover also my roots, and so that's why I came here. And how has been the journey finding your roots? Wonderful. Delhi is a great city. आज की जो दिल्ली है वो ज़्यादा जैसे के लिए जानी जाती है, उस एरिया में हम आए हैं। तो हौसखास के माशा कैफ़े हम आए हैं, एंड देयर इज लाइव म्यूजिक गोइंग ऑन, एंड दिस होटल इज बेसिकली लोकेटेड वेरी क्लोज टू द लेक that was built by Alauddin Khilji. So it's a very nice place. You could come here, and जैसे मैं आ चुका हूँ, पूरा दिन इधर उधर भटक के फाइनली अपनी बियर के पास। एक्सीलेंट, बहुत यूनिक टेस्ट है। मुंह में जाने के बाद एकदम घुल रहा है, और जितने भी स्पाइसेस हैं, जो फ्लेवर्स हैं, एकदम मुंह में पड़ते ही आ रहे हैं, और सॉफ्ट है, टेंडर है बहुत। मतलब जैसे नॉर्मल हम कबाब खाते हैं वैसा नहीं है, मुंह में जाने के बाद एकदम घुल रहा है, बहुत यूनिक है। इट्स लाइक टुंडे कबाब, बट अ लिटिल बेटर वर्जन ऑफ टुंडे। ये डिश बेसिकली मैं पहले आपको बोल देता हूँ कि इस डिश का नाम सुन के मेरे को मुंबई की थोड़ी याद आ गई, क्योंकि मैं पर्शियन दरबार में जाता था और वहाँ पे केफ्सा राइस खाता था, और इस डिश का भी नाम यही है, चिकन केफ्सा और राइस। सो नॉट जैसे पर्शियन दरबार में मुंबई में चिकन केफ्सा मिलता है वैसा बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ा अलग है, बट इट्स अ पर्शियन डिश, और मैं अभी ये टेस्ट करने जा रहा हूँ। आई होप इट मैचेस माई एक्सपेक्टेशन ऑफ केफ्सा राइस। मैंने केफ्सा राइस पहले खा चुका हूँ, तो थोड़ा है मेरे जहन में एक्सपेक्टेशन इससे। नाइस, इंडियन और यूरोपियन स्पाइसेस का एक कॉम्बिनेशन सा लग रहा है मुझे। लाइक इटालियन पास्ता अगर आप खाते हो, तो जो अरेबिता पास्ता होता है, अरेबिता पास्ता और इंडियन स्पाइसेस को अगर मिक्स करके कैसा टेस्ट हो जाएगा, वैसा टेस्ट मुझे इसमें आ रहा है। रियली नाइस, लाइक द फ्यूजन। सो फाइनली हमारा दिन खत्म होने जा रहा है, माशा कैफे से हम निकल रहे हैं, और हमें बहुत ज्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज पता लगी है कि यहाँ पे चमन लाल करके एक लॉयर थे, जो कि एक ड्रंकर्ड थे, बहुत शराब पीने का उनको शौक था, और ऐसी शराब में उनको पानी मिक्स करने के लिए पानी नहीं मिल रहा था, तो ऐसे लेक में चले गए, यहाँ जो हौसखास लेक अलाउद्दीन खिलजी ने जो बांधा है, उस लेक में चले गए अपने शराब में पानी मिक्स करने के लिए, और उस दौरान वो डूब के मर गए, और ऐसा माना जाता है कि उनका भूत अभी भी इस एरिया में घूमता रहता है। और माशा रेस्टोरेंट की खासियत ये है कि हमने आप ऊपर देखा था, जैसे जो इनका पूरा इंटीरियर है, उनका पूरा थीम है, इसी स्टोरी के अराउंड घूमता है कि ये जो चमन लाल की आत्मा है, लोकल्स आज मानते हैं, और उनकी थीम ये है कि चमन लाल की आत्मा आज भी हौसखास के एरिया में घूमती रहती है। पता नहीं सच है, लेकिन इंटरेस्टिंग तो काफी है। पूरी दिल्ली सल्तनत की हिस्ट्री एक एपिसोड में बताना वाकई में बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आज के एपिसोड में हमने सल्तनत का थोड़ा इतिहास जाना और देखा कि पुरानी मॉन्यूमेंट्स आज किस शक्ल सूरत में सरवाइव कर रही हैं। तो दिल्ली सल्तनत के आर्किटेक्चर को देखने के बाद अगले एपिसोड में आप देखेंगे मेरा सफ़र मुगलों की दिल्ली का। तब तक के लिए शब ख़ैर।